आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी कक्षा 12 जो आरबीएससी के भी कोर्स में इस बार जो नया सेक्शन है 2021-20 उसमें लागू कर दिया गया है। तो ये आरबीएससी बोर्ड के ने राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी और एनसीईआरटी बोर्ड के और उन राज्यों में जैसे यूपी है, बिहार वगैरह, जिन भी राज्यों के अंदर जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाता है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये वीडियो कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या कौन सा है 10। अध्याय संख्या 10 को इसके अंदर हमने पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अध्याय संख्या 1 से 4 का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर दिया, यानी उस संपूर्ण सॉल्यूशन को हमने पूर्ण व्याख्या के साथ समझने का प्रयास किया था। उसे आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह दिया है। इसके अलावा इस अध्याय को समझने से पहले आपको भारत के अंदर कितने प्रकार की जो भू राजस्व पद्धतियां या भू धरती पद्धतियां प्रचलन थी उनके बारे में जानना जरूरी है। तो इससे संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा, जिसका लिंक भी मैं आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा। पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट रूप से आप देख लोगे तो सारी ये जो भू राजस्व पद्धतियां हैं, चाहे वो इजारेदारी है, इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत इसका मैं यहाँ पर भी आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो इस पार्ट का आपके नाम है उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे और सरकारी अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा उपनिवेशवाद और देहात को, यानी देहात यानी जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके को या जिसको ग्रामीण क्षेत्र के या गांव कहें या फिर ग्राम कहें, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और उपनिवेशवाद क्या है? ये किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा जब अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल यानी कमजोर किंतु प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, यानी अपने हित के लिए उनका क्या करना, प्रयोग करना, वो क्या है? उपनिवेशवाद है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स के माध्यम से पहले तो हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे, नहीं इस अध्याय के अंदर पूरे में क्या दिया गया उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो मुख्य रूप से पॉइंट पढ़ेंगे वो स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त, उसके बारे में हम अध्ययन करें, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल और वहाँ के जमींदारों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें इस इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद किस तरीके से एक बर्दवान के जमींदार होते, उनकी जमींदारी की नीलामी की घटना होती, उस घटना का वर्णन देखेंगे। इसके अलावा जब ये नीलामी की घटनाएं क्यों होती थी, क्योंकि टैक्स नहीं देते थे, तो टैक्स क्यों नहीं देते थे, यानी जो कर अदा न किए जाने की जो राजस्व से संबंधित समस्या थी, उस समस्या के क्या कारण थे, उन कारणों का हम विवेचन करेंगे। इसके अलावा राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, उसके बारे में भी पूरा समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जोतदारों का उदय होता है। जोतदारों के उदय यानी उनके ताकतवर बनने के कारणों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे और जोतदार किसके विरुद्ध खड़े होते हैं, किसके विरुद्ध उदय होता है, यानी जमींदारों के विरुद्ध। जमींदारों की स्थिति कमजोर होती है और जोतदारों की स्थिति सुदृढ़ होती है। तो फिर हम देखेंगे कि जमींदार किस तरीके से अपना प्रतिरोध करते हैं, अपनी जो जागीर है या जो इनको जो महाल या जो इनको संपदा प्राप्त हुई है जिससे वो टैक्स कलेक्शन रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए वो कौन कौन से हथकंडे अपनाते ताकि उनसे जो संपदाएं हैं वो नीलाम नहीं हो जाए। उन सारी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम अंत के अंदर जो 1813 में ब्रिटिश संसद के अंदर 5वीं रिपोर्ट रखी गई, भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जो 5वीं रिपोर्ट रखी गई थी, उस रिपोर्ट को भी हम पढ़ेंगे और उस रिपोर्ट के अंदर क्या आक्षेप लगाए गए, उन आक्षेपों को भी परीक्षण करने का हम कार्य इसके अंदर करेंगे और साथ साथ में मैं परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। शुरुआत में मैं थोड़ा सा आपको इन भारत की सभी राजस्व व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भारत के तो नहीं, लेकिन उससे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने का थोड़ा प्रयास करेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपका एक आधार, एक बेस आपका मजबूत हो जाए। तो नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज की इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार और आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं।
तो भारत के अंदर जो अंग्रेजों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की भू राजस्व नीतियां जो लागू की गई थी वो मुख्य रूप से थी इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम, जो वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की थी, जिसके अंदर दो था। एक तो 5 वर्ष के ठेके पर दिया गया था पहले, और फिर सालाना यानी 1 वर्ष के ठेके पर जो कर व्यवस्थाएं, कर संग्रह की जो बोली लगाई जाती थी, जिसमें से जमींदारों को बाहर कर दिया गया था। और इस व्यवस्था के अंदर जो बोली लगाने वाले व्यक्ति थे जिनको जमीन से कोई जानकारी नहीं थी और वो सट्टेबाज लोग थे, इस कारण ये व्यवस्था क्या रही थी, असफल रही थी। बाकी इनकी विशेषताएं वगैरह आप देखते जाइए, दूसरे वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। दूसरा यहाँ पर था आपका स्थायी बंदोबस्त, यानी जिसको परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था, जो 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। इस अध्याय के अंदर इसी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके उद्देश्य है कि भारत में जमींदारों का एक सशक्त वर्ग तैयार करना, जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए क्या करे, सामाजिक आधार तैयार करे, यानी अंग्रेजों को हर समय, हर संकट के समय वो क्या करे, अंग्रेजों की सहायता करे। जैसे 1857 के विद्रोह है और विभिन्न प्रकार के कर्षक विद्रोह के समय जो हम इस अध्याय के अंदर भी पढ़ेंगे, उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया था, समर्थन किया था, यानी अंग्रेजों की सहायता की थी। ये कौन कौन से क्षेत्र में लागू किया गया, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस और गाजीपुर प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया गया। और ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू किया गया। इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव किसको दिया गया था, जमींदार को लिया गया। जो इजारेदारी प्रथा में जो गलती की गई थी वो गलती यहाँ पर नहीं दोहराएगी। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की थी। ये इसकी विशेषताएं हैं। इन विशेषता बिचौलिया वर्ग को समाप्त करना, यानी इसमें क्या किया गया, सीधा रेत यानी किसानों से ही जो भूमि कर लेने का या भूमि कर वसूलने का जो है समझौता किया गया था। ये पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामल जिले में कैप्टन रीड द्वारा जो टॉमस मुंद्रो उनकी सहायता से लागू की गई। और 1820 में मद्रास के तत्कालीन जो गवर्नर थे टॉमस मुंद्रो, 1820 से 27 इनके द्वारा पूर्ण रूप से लागू किया गया। जबकि 1825 में मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो माउंट स्टुअर्ट एल फिस्टन है, उनके प्रयासों से लागू हुआ। इनमें क्षेत्र कौन से आता, मुंबई, मद्रास के अधिकतर भागों और पूर्वी बंगाल, आसाम और कुरुक्षेत्र में ये रेतबाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल 51% क्षेत्र पर लागू की गई। इसमें एक प्रावधान था कि 30 वर्ष बाद लगान के दर की क्या की जाएगी, इसमें समीक्षा की जाएगी। जबकि स्थायी बंदोबस्त में जो इस्तेमारी था उसमें हमेशा के लिए लगान की दर क्या कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी। इसमें भूमि का मालिक किसान को माना गया और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसान की मानी गई। विशेषताएं वगैरह या तो आप वीडियो रोक कर देख लीजिए। अगली जो हमारी व्यवस्था है वो मालबाड़ी व्यवस्था, जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमिकर में क्या, भूमिकर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु गांव या महल को माना गया था, जो एक जागीर का एक भाग होता था। और 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम ये इसका प्रस्ताव, मालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैगंजी ने दिया था। और इसके प्रस्ताव को 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप दिया, जिसमें भूमिकर 4/5 भाग निश्चित किया गया। और 1833 में के जो रेगुलेशन 9 के द्वारा भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 2/3 निश्चित कर दिया गया और इसकी अवधि 30 वर्ष निश्चित की गई। और इन सुधारों को मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने क्या किया था, क्रियान्वित किया था। इसी कारण मार्टिन बर्ड को क्या कहते हैं, ये बड़ा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब यहाँ भू राजस्व की दर जैसे ऊपर हमने देखी अस्थायी और परिवर्तनशील थी। इसमें क्षेत्र कौन से थे ये ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का जो इलाका उसमें आगरा, अवध, जो प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाला इलाका, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ जो जिले इसके अंदर शामिल किए गए। और वैसे यहाँ दर की बात आप करें तो 66 से 67% के आसपास इस दर का निर्धारण किया गया था। ये ब्रिटिश भारत के कुल 30% जो क्षेत्रफल उस पर ये मालबाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और भूमि पर गाँव या महल का इसमें अधिकार माना गया। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव या गांव के मुखिया, प्रधान, लंबरदार या नंबरदार जो भी था उनको निश्चित की गई थी। इसके लाभ, गुण, दोष वगैरह, हानि वगैरह दी गई थी। तो अब मैं आपको बुक के ऊपर ले चलूंगा। तो अब हम बुक का जो है उसका सर्वेक्षण प्रारंभ करेंगे, आखिर किस तरीके से बुक के अंदर क्या बताया गया। उससे पहले ये फोटो आप साइड में आप देख सकते हो, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें लिखा गया है चित्र संख्या 10.1 का
कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है। यानी जो अंग्रेज किस लिए आए थे, कंपनी क्या करती थी, व्यापार करती थी। तो इंग्लैंड के अंदर जो वस्त्र बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता थी, तो भारत से अधिक उन्होंने कपास इंग्लैंड भेजा था। तो वहां से जो कपास भारतीय गांवों से मंडी के लिए ला जा रही, उसका फोटो है। ये चित्र 20 अप्रैल 1861 में लंदन न्यूज, जो वहाँ का एक समाचार पत्र था इंग्लैंड का, उसमें प्रकाशित हुआ। इसमें ये देख रहे हो, ये बैल है, इसको चलाने वाले लोग, और ये ऊपर इसमें क्या हुआ है, कपास भरा हुआ है। तो उसके माध्यम से ये लोग लेकर आ रहे हैं। अब इस अध्याय के अंदर हम किस किस का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल से जानने का प्रयास करें। इस अध्याय में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन। अब ध्यान देना, ये औपनिवेशिक शासन या औपनिवेशिक राज्य शब्द आए तो ये क्या है। सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। औपनिवेशिक शब्द का अर्थ होता है उपनिवेश में जुड़ा होना, या हम कह सकते हैं उपनिवेश से संबंध रखने वाला होता है, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। अब औपनिवेशिक शासन का अर्थ क्या है कि एक विदेशी राजनीतिक सत्ता द्वारा किसी देश की प्रभु सत्ता को ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है, औपनिवेशिक शासन कहलाता है। और यहां पर क्या दिया गया, यहां औपनिवेशिक शासन का अर्थ इन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए क्या था जो देहात यानी ग्रामीण इलाकों में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थे, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संथाल लोग यानी ये जनजातीय लोग रहते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो दक्षिण भारत वाला इलाका है। और आप ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात यानी ग्रामीण क्षेत्र में अपना राज कैसे स्थापित किया था, और अपनी राजस्व नीतियां, राजस्व यानी जो क्या है, पैसा टका प्राप्त करने से संबंधित जो चीजें थी, या हम कह सकते हैं राजस्व का मतलब होता है राज्य की आय। यानी जो कंपनी ने राज्य की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए, तो उस कार्य को भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यानी राज्य की आय बढ़ाने के लिए, राज्य की आय प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों को कैसे उन्होंने क्रियान्वित किया था। इसके अलावा इसमें हम भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए उन नीतियों का क्या मतलब था, कौन सी जो राजस्व नीतियां कंपनी द्वारा लागू की गई थी, उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था, तो उसके बारे में भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के अनेक परिणाम होते, वे कुछ हद तक निर्धारित करते कि उन कानूनों के परिणाम सिर्फ कौन पहले से अधिक धनवान बनते। ये हम देखते हैं इसमें कि इसमें जैसे हम स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी में देखते हैं, तो हम जमींदार कैसे पहले के मुकाबले धनवान बन जाते हैं। इसके अलावा जोतदार, मंडल, गांठीनार के बारे में भी पढ़ेंगे, वो कैसे शक्तिशाली हो जाते हैं, उनके बारे में भी समझने का हम प्रयास करेंगे। और कौन गरीब हो जाते हैं, तो गरीब तो कौन होगा, किसान होगा, जो निचले स्तर का किसान होगा, जिसको हम सिक्मी रेत के नाम से जानते हैं, वो इसमें, तो उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करें। किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता था और गुजर बसर करता था, मतलब जिस पर रह करके अपना कृषि कार्य वगैरह करके अपना जीवन चलाया करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वे कहाँ और किसके पास जाते, ये भी हम देखेंगे। जब वो किसके पास दौड़ कर जाते थे, जमींदार के पास जाते थे, जोतदार के पास जाते थे, आखिर जाते किसके पास थे, या फिर कंपनी के पास जाते थे, कौन उनकी पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। आप ये भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे। यानी अंग्रेजी राज के कारण काफी दमन जब हो जाता था उनका, और कंपनी अपनी ताकत के बल पर कानून लागू करवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी लोग किस तरीके से उसका विरोध करते थे, उसको मानने से इनकार करते थे, वो भी देखेंगे। जिससे वे क्या समझते थे, अन्यायपूर्ण समझते थे, यानी गलत समझते थे। ऐसा करते समय लोग ये भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। अब फेरबदल कब होता था, जब क्या होता था, बड़े पैमाने पर वो क्या करते थे, आंदोलन करते थे, और सरकार मजबूर हो जाती थी उनकी बात को स्वीकार करने से। तो इस कारण इस तरीके से वो दबाव की रणनीति द्वारा क्या करते थे, जो किसान लोग क्या करते थे, सरकार से अपनी बात मनवा लिया करते थे। आप उन आय के स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें उन इतिहास के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं कि आखिर इतिहासकार को इतिहास सही किस तरीके से लिख सकता है, वास्तविक रूप से हकीकत में इतिहास कैसे लिख सकता था, उसके लिए इतिहासकार की क्या दृष्टि होनी चाहिए,
उसका स्रोतों से विभिन्न प्रकार का जो मैटर है उस मैटर को कलेक्ट करने की उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं पर जो सर्वेक्षकों यात्रियों द्वारा छोड़े के विवरणों और जांच योगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस रिपोर्टों के अंदर क्या क्या समस्या है उनको जानने का हम इसमें प्रयास करेंगे। अब हम इसमें समझेंगे इसका जो पहला पॉइंट से उस पॉइंट को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले इस राजा शब्द को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो साइड में दिया गया है, राजा शब्द का प्रयोग प्राय अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता है। यह राजा आप शासक को नहीं समझते, जो बंगाल के अंदर जो जमींदार थे उन जमींदारों को यहाँ राजा कहा जाता था, उनकी उपाधि हुआ करती थी राजा की। यहाँ पर हम अब देखेंगे बंगाल और वहां के जमींदारों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, बंगाल में स्थापित हुआ था। हम देखते हैं कि कंपनी भारत के अंदर, वैसे तो हम देखते हैं 1600 ईस्वी के अंदर ही कंपनी भारत के अंदर, अपने 1600 ईस्वी में तो इसकी स्थापना होती है और इसको भारत के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त होता है। 17वीं शताब्दी के अंदर धीरे धीरे ये कंपनी भारत की तरफ आती है। फिर 18वीं सदी में धीरे धीरे ये भारत के अंदर अपना फैलाव करती है। तो 18वीं सदी के अंदर हम देखते हैं कि 1757 ईस्वी में, अभी मैं आपको विभिन्न गवर्नरों के बारे में भी बताऊंगा, तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद कंपनी की भारत के अंदर सर्वप्रथम बंगाल के अंदर जो औपनिवेशिक शासन है उस शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। मैंने पहले भी बताया औपनिवेशिक शासन क्या है, एक विदेशी राजनीतिक सत्ता द्वारा किसी देश की प्रभुसत्ता को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले बंगाल प्रांत के अंदर जो विदेशी जो शक्ति थी, कौन सी, वो विदेशी एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो क्या है राजनीतिक सत्ता है उस सत्ता को, या भारत की जो प्रभुसत्ता उस प्रभुसत्ता को क्या किया था, ग्रहण करना प्रारंभ किया था। यही वो प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के क्या किए गए थे, जो प्रयत्न किए गए थे। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि बंगाल प्रारंभिक समय से ही हम देखते हैं मुगल काल और उससे पहले सल्तनत काल में भी ये बंगाल बड़ा समृद्ध था। यानी विभिन्न यहाँ पर नदियाँ हैं, सदाबहार नदियाँ हैं, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ मतलब कृषि की चीज़ें अच्छी तरीके से होती है, बड़े मात्रा में उत्पादन होता था। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग थे, कृषि आधारित व्यापारिक चीज़ों के लिए। समुद्र तटवर्ती होने से विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों का ही बंगाल के अंदर था। इन सभी गतिविधियों के कारण बंगाल एक समृद्ध प्रांत था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी प्रांत को कब्जा करने की अपनी प्रक्रिया प्रारंभ की। तो बाकी जो यहाँ का जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने क्या निश्चित कर दिया था, कंपनी ने जो व्यापार होता था उस पर आयात निर्यात के जो कर है उसको कम रखने का कार्य किया था और कंपनी स्वतंत्र व्यापार में यकीन करती थी। तो कंपनी ने अपनी जो राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या किया था, भूमि कर पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया और इसी भूमि कर के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो राजस्व पद्धति अपनाई। उसमें से एक पद्धति इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए देखें कि कंपनी के शासन के प्रारंभिक यानी शुरुआती वर्षों में बंगाल में क्या हुआ, उन घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जिसका पहला सब पॉइंट है, बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना, उसका चित्रण दिया गया। ये पहले क्यों दिया गया कि क्योंकि बाद में इस चीज का हमें पूरा विस्तृत रूप से उल्लेख आपको मिल जाएगा और अच्छी तरीके से समझना तो आप आई बटन पर दबा करके उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने इन सारी व्यवस्थाओं को बारे में स्पष्ट किया हुआ है। सन 1797 में बर्धमान, जो आज का वर्धमान, जिसके अंदर बंगाल के 2 जिले आते हैं वर्तमान में, पूर्वी वर्धमान और पश्चिमी वर्धमान। तो इनको पहले इन दोनों को सम्मिलित रूप से वर्धमान के नाम से जाना जाता था। उसमें एक नीलामी की गई, ये एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। यानी पहले ऐसा नहीं हुआ था, अब जब सार्वजनिक रूप से क्या किया गया था, इस नीलामी को नीलाम किया जा रहा था और बड़ी संख्या में दूसरे खरीदार लोग, काफी सारे दर्शक लोग भी एकत्रित थे। तो ये बड़ी सार्वजनिक घटना बंगाल के इतिहास में मानी जाती थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी भू संपदाएं अब बेचे जा रहे थे। अब इस बेचने का कारण क्या था, वर्धमान के जो राजा थे उन पर बकाया ज्यादा था। यानी उन्होंने कंपनी से जो समझौता किया था कि हम आपको इतना टैक्स हर साल देंगे या हर महीने देंगे, वो उतना टैक्स वो नहीं दे पा रहे थे।
तो इसी कारण उनकी जो जमीन को क्या किया जा रहा था, नीलाम यानी फिर से दूसरों को बेचा जा रहा था। अब क्यों बेचा जा रहा था ये तो आगे हम पढ़ेंगे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कब लागू हुआ था, 1793 में। हालांकि 1790 में कॉर्नवालिस ने इसको 10 वर्ष के लिए लागू किया था। कॉर्नवालिस ने किसके साथ में, जॉन सॉर थे, चार्ल्स ग्रांट थे, इसके अलावा जो पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, डुंडास करके एक जो कंपनी से संबंधित व्यक्ति, इन सारों ने मिलकर के जो डिस्कस करके इस स्थायी बंदोबस्त को 1790 ईस्वी के अंदर लागू किया गया। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए लागू किया, लेकिन 1793 में इसको स्थायी कर दिया। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तरीके यानी परीक्षण के उद्देश्य से लागू किया, लेकिन बाद में इन्होंने 1793 में इसको क्या कर दिया था, इसको फिक्स कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, यानी हमेशा के लिए फिक्स कर दी, निश्चित कर लिया, यानी फिर उस राशि में कोई फेर बदलाव नहीं होने वाला था। भले ही उपज बढ़ जाए, उपज का मूल्य बढ़ जाए या कैसा भी कुछ हो जाए, उसमें कोई फेर बदल नहीं होने वाला था। न तो वो राशि कम होने वाली थी, न ही ज्यादा होने वाली थी। प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उन्हें राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। यानी जिनको समय दिया जाता था, उस समय के अंदर वो अपनी जो राजस्व होता था वो सरकार को यानी ब्रिटिश कंपनी के पास जमा नहीं कर पाते थे, तो उनकी संपदाएं फिर नीलाम कर दी जाती थी, उनके लिए बोली लगाई जाती थी। तो उन प्रकार की बोली का भी हम विवरण आगे देखेंगे। चूंकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, बकाया मतलब उस पर उधारी ज्यादा थी, कंपनी का जो ऋण उस पर ज्यादा हो गया था, इसलिए इसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। वर्तमान में भी ऐसा होता है, जब कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे आप बैंक वगैरह से टैक्स वगैरह जो लोन वगैरह लेते हो, जब निश्चित समय पर नहीं चुका पाते तो फिर क्या करती है, बैंक वगैरह नीलामी करती। तो उसी तरीके से यह नीलामी की जाने वाली थी। क्यों की जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ राजस्व की बहुत बड़ी रकम बकाया थी, यानी ऋण रूप में इनके अंदर थी, जिसको जो वर्धमान का जो जमींदार था वो नहीं चुका रहा था कंपनी को। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए और संपदा यानी माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिए। यानी ये होता भी ऐसा था, जब नीलामी की जाती थी तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था तो उसको बेच दी जाती। अब यह हमेशा के लिए निश्चित की गई थी पहले, लेकिन जब नीलाम होती थी, नीलामी के अंदर यही होता, वर्तमान में भी आप देख सकते, जब नीलामी होती है तो जो खरीदार लोग होते हैं, जो इच्छुक खरीदार एकत्रित होते हैं और वो फिर बढ़ चढ़ करके उसकी क्या लगाते हैं, बोली लगाते हैं, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उस बोली दाता को वो संपदा दे दी जाती है। और वर्तमान में तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक पहले जो क्या किया जाता है, एक कुछ निश्चित राशि उन बोलीदाताओं को जमा करवाई जाती है, यानी सिक्योरिटी कैसे है, जिसको डिमांड के रूप में उनको रखवाई जाती है। अगर बाद में वो इससे मुकर भी जाए तो उनकी जो सिक्योरिटी राशि होती है वो क्या कर ली जाती है, जब्त की ला जाती है। लेकिन यहाँ बार बार हम देखेंगे नीलामी होती है, इसका मतलब होता होगा कि ऐसी सिक्योरिटी राशि पहले कोई यहाँ पर जमा नहीं करवाई जाती होगी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस कलेक्टर जो क्या करता था, इनकी नीलामी करता था, को तुरंत ही सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दिया। वो पेंच क्या था, उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के ही अपने नौकर या एजेंट थे, जिन्होंने राजा की ओर से जमीनों को खरीदा था। इसका तो कलेक्टर का दिमाग ही घूम गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये राजा है, जो राजा यानी जो जमींदारों को राजा कहा जाता था, हमने आगे देखा कि वो तो टैक्स चुका नहीं पा रहा, वो राजस्व नहीं चुका पा रहा है, और उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो संपदा है उस संपदा को नीलाम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो राजा वापस अपने ही नौकरों या अपने जो एजेंट होते थे, अपने प्रतिनिधि होते थे, उनके माध्यम से फिर से इनको कैसे खरीद रहा है। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री क्या थी, फर्जी थी, जिसको हम बेनामी कहेंगे, और आगे इस शब्द का अर्थ भी समझेंगे कि आखिर बेनामी क्या है। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, देखने में तो बेच दी गई थी, उनको नीलाम कर दिया गया था, पर उसकी जमींदारी का नियंत्रण उसी राजा के हाथ में रहा था, क्योंकि उसको खरीदने वाले लोग राजा के ही नौकर या एजेंट थे। यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये राजा के ही क्या थे, आदमी थे। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था, नीलामी में खरीदार कौन थे, ये कहानी उस समय पूरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था उसके बारे में हमें क्या बताती है। तो ये जो आगे वाले पॉइंट है उनमें इन क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम साइड में एक फोटो देख सकते हैं। ये फोटो
जो वहां के एक महल का है, किसका महल, ये भी आगे यहाँ पर देखने वाले। तो ये वर्धमान के राजा का जो डायमंड हार्बर रोड जो कलकत्ता के अंदर स्थित राजमहल है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बना दिए थे, जिसमें नृत्य कक्ष और बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार हुआ करते थे। ऐसा ही आगे एक और राजमहल हम देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजस्व की दर है वो हमेशा के लिए निश्चित होगी। बाद के समय में इन जो राजा लोग या जो जमींदार लोग थे, उन्होंने जमीन के सुधार के लिए, नई नई तकनीक के लिए और अन्य जो नई जमीन है उसको भी खेती के लायक बनाया। इसके अलावा जो कृषि उपज या जो कृषि फसल है उसके मूल्य भी बाद में बढ़ गए। तो इससे इन राजा लोगों या जमींदारों की जो आय बढ़ने लगी। तो जब इनकी आय बढ़ने लगी तो इन्होंने अपना जो संपदा वाला या महल वाला क्षेत्र था, या कह सकते हैं अपना जो जमींदारी वाला क्षेत्र था, उससे हटकर कलकत्ता के अंदर शानदार जमीनें खरीदी और वहां अपने लिए शानदार जो राजमहलों का निर्माण करवाया था। तो इससे ये सिद्ध होता है, जो प्रारंभ के अंदर हमने देखा था क्वेश्चन कि कौन से लोग धनवान बने, तो यहाँ इस व्यवस्था से जमींदार लोग जो है वो क्या हो गए, धनवान बनते चले गए। लेकिन सभी नहीं, उदार जमींदार धनवान नहीं बने, उनके हाथ से तो संपदाएं अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई और उनको नीलाम कर लिया गया। और जो बेईमान किस्म के लोग थे, जिनका यहाँ पर वर्णन जो फर्जी बिक्री के माध्यम से, बेनामी संपत्तियों के माध्यम से इनको खरीद लिया करते थे, वैसे लोग क्या हो गए थे, यहाँ समृद्ध हो गए थे। अब इसका हम दूसरा सब पॉइंट यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझ दिख जाए। अकेले वर्धमान के जो यह राज नहीं है, राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी। ये तो एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने के, और भी बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनकी संपदाएं नीलाम की जाती थी। 18वीं शताब्दी का मतलब आप यहाँ समझ रहे हो, 1701 से लगाकर जो 1800 ईस्वी का टाइम पीरियड है वो 18वीं शताब्दी है। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते, जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जानते, लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर ली, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब उनकी नीलामी कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी ये आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएगी जो बंगाल विजय के समय से ही उनके समक्ष हुई थी। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय। इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो इजारेदारी प्रथा लागू की, जिसमें उसने पंचशाला बंदोबस्त, सालाना बंदोबस्त लागू किया, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था जो राजस्व वसूली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो रही थी और कंपनी को राजस्व वसूल करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो उन समस्याओं का समाधान के रूप में कंपनी ने या ब्रिटिश अधिकारियों ने इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। लेकिन यहाँ पर भी वो सभी समस्याएं हल नहीं हुई और समस्याएं जस की तस बनी रही थी। तो वो क्या समस्या थी वो भी हम देखेंगे। अब इधर 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि बार बार इस समय यहाँ पर अकाल पड़े थे। यहाँ पर एक अकालों की श्रृंखला थी। जो 1770 में यहाँ अकाल पड़ा था उसे द ग्रेट बंगाल फेमिनाइन के नाम से जाना जाता है, यानी जो बंगाल का महानतम अकाल कहते हैं। इसका समय पीरियड हम देखते हैं तो ये 1769 से 1773 तक था ये अकाल। इतने लंबे समय तक कि ये अकाल पड़ा था, लेकिन 1770 में इसका भीषणतम जो रूप है वो देखने को मिलता है और इसी समय बंगाल की जो 1/3 जनसंख्या है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये आगे मैं गवर्नर की लिस्ट दिखाने वाला हूं, उस लिस्ट में आपको इसमें दिखाया जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। यानी जो ये अकाल की स्थिति थी ये कंपनी द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय भारत के क्षेत्रों पर इतनी रोक लगा दी थी कि अनाज एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में नहीं जा रहा था। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने उपभोग के लिए जो अनाज था उस अनाज का संग्रहण यानी स्टॉक करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये वो स्थिति, और भारतीयों के अंदर जो कृषि व्यवस्था उसका भी पतन कर दिया था। और इसके अलावा अंग्रेजों ने व्यापार, उससे संबंधित जो गतिविधियां थी उसके ऊपर भी काफी सारा उसका भी हास हो चुका था, उसको नष्ट प्राय कर दिया था। ऐसी स्थिति के अंदर जो बंगाल के अंदर ये कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा या कह सकते हैं मानव जनित ये त्रासदी अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी और खेती पैदावार भी घटती अब जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में क्या होगा, निवेश होगा, यानी कृषि में पैसे लगाए जाएंगे। पैसे कृषि में कैसे?
कृषि के लिए उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाए, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए, बंजर भूमि को कृषि लायक बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, कृषि का विकास होगा, और कृषि का विकास होगा तो व्यापार का विकास होगा, और जब व्यापार का और कृषि दोनों का ही विकास होगा तो राज्य के राजस्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती थी, इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर दिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। इसलिए कंपनी ने जो संपत्ति का अधिकार है वो किसको दे दिया था, जमींदारों को दे दिया था कि भाई आप जब तक हमें निर्धारित जो स्थायी राजस्व है, स्थायी रूप से जो राजस्व निश्चित किया गया वो निश्चित राजस्व अगर आप सरकार को देते रहेंगे तो ये संपत्ति का अधिकार आपके पास बना रहेगा और ये आपसे लिया नहीं जाएगा, बल्कि उस जमींदार या उस राजा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को भी वो महल या संपदा स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि राज्य या सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा करेगी। यानी कंपनी ये विचार करेगी कि उसे अब निश्चित रूप से इतना राजस्व प्राप्त हो सकेगा और इसके आधार पर कंपनी अपनी भावी जरूरतों को पूर्ण कर सकेगी और नई योजनाएं भी बना सकेगी, जिसके माध्यम से कंपनी अपना जो रोड मैप है वो तैयार कर सकेगी, उसे कितना पैसा प्राप्त होगा और उस पैसे को वो कहाँ कहाँ खर्च कर सकेगी और कौन कौन से कार्य कर सकेगी। उद्यमकर्ता का यह मतलब आपको समझना है कि उद्यम या उद्योग करने वाले व्यक्ति, उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेगा। जैसे कि अगर जमींदार क्या करेगा, उस जमीन के अंदर या कृषि के विस्तार के अंदर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सुधार के लिए अगर पैसा लगाएगा तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो उत्पादन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो अधिक लाभ किसको प्राप्त होगा, जमींदार को ही होगा, क्योंकि कंपनी ने तो अपना जो हिस्सा वो निश्चित कर दिया, कंपनी उससे ज़्यादा नहीं लेगी। और अगर जो जोतदार वगैरह होते जो बाद में, या जो बड़े रेत वगैरह होते, अगर वो भी रेत भी अगर अपनी ज़मीन के अंदर पूंजी निवेश करते और उसमें सुधार करते और उससे उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसका हिस्सा भी उनके पास रहेगा, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि छीन नहीं सकेगा, क्योंकि राज्य का हिस्सा हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। अधिकारियों को ये आशा थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसान, जिसको ये योमेन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आप इस तरीके से लिख सकते हो YOMAN। अब ये तो हो गया सिंगुलर में, अगर आपको यानी एक वचन में बहुवचन में लिखना है तो आपको यहाँ पर ई कर दोगे, ठीक है ना, योमेन। ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया। और धनी भूस्वामियों का, भूस्वामी मतलब जमीन के जो मालिक होते थे, का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी यानी धन होगा, पैसा होगा और उद्यम दोनों ही होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर के ये वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बन जाएगा, कंपनी को क्या करेगा, सामाजिक आधार प्रदान करेगा और कंपनी के समय अगर आगे कोई दिक्कत आती तो उस दिक्कतों में क्या करेगा, ये कंपनी का मदद करेगा, मददगार होगा, उसका सपोर्टर बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन समस्या ये पता लगाने की थी कि वे कौन व्यक्ति थे जो कृषि में सुधार के साथ साथ में राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इस पर गर्मा गर्म बहस हुई थी और इसमें जो चार्ल्स ग्रांट थे और जॉन शॉर थे उनके बीच में काफी मतभेद हुआ। जॉन शॉर कहते थे ये इसका काम किसको दिया जाए, जमींदारों को दिया जाए, जबकि चार्ल्स ग्रांट कहते ये काम किसानों को दिया जाए। बाद में कॉर्नवालिस जो खुद जमींदार था तो उन्होंने कहा भाई ये काम किसको दिया जाए, जमींदार को ही दिया जाए, जो एक ठेका ले ले और निर्धारित राजस्व कंपनी को दे और कृषि में भी वो क्या करें, सुधार करें। इसके बारे में मैंने जो अलग से वीडियो बनाया उसमें अच्छी जानकारी दी, उसे जरूर देखें। कंपनी के अधिकारियों के बीच में परस्पर लंबे समय से वाद विवाद हुआ, यहाँ तक कि ये बात जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट तक पहुंची थी, कंपनी के अधिकारियों तक पहुंची थी। तो उन सब ने जो विचार विमर्श के बाद में बंगाल के राजाओं और तालुकदारों था, तालुकदार कौन है यहाँ पर हम पहले यहाँ पर साइड में देख लेते हैं, यहाँ तालुकदार के बारे में आया हुआ। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ होता वो व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी क्या हो, संबंध हो, जिसका किसी के साथ में क्या हो, संबंध हो, उसी को हम ताल्लुक कहते हैं। आगे चलकर तालुक का अर्थ क्षेत्रीय हो गया, मतलब जो व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र से संबंधित था तो उसको तालुकदार कहा जाता था। जैसे कि
अब कोई बर्धमान का राजा तो वो बर्धमान से संबंधित है तो उसे बर्धमान का तालुकदार कहा जाता था, मतलब वो व्यक्ति किससे संबंधित है, बर्धमान से। ऐसे ही हम जैसे किसी भी क्षेत्र से संबंधित है तो उस क्षेत्रीय इकाई के लिए तालुकदार का प्रयोग किया जाता है कि वो व्यक्ति वहां का तालुकदार है। फिर वापस हम ऊपर चले जाते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था कि आखिर इन तालुकदारों से आगे क्या स्थिति बनी थी। तो इन बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। राजा यानी यहाँ के शासक नहीं थे, ये जमींदार थे, उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग होता था। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया, किसको, यहाँ के राजाओं और तालुकदारों को। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। कंपनी को हमेशा के लिए एक निश्चित राजस्व रख दिया कि भी आपको इतना पैसा कंपनी को हर साल देना है। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, वो क्या था, बल्कि वो राज्य में राजस्व समाकर्ता यानी संग्राहक मात्र था। वो अब गांव का जमीन का मालिक नहीं था, मालिक तो कंपनी थी, जबकि वो क्या था, एक कलेक्टर के रूप में कार्य, एक संग्रहणकर्ता के रूप में, जो भूमि का राजस्व था उस राजस्व को संग्रहकर्ता के रूप में उसको कार्य करना था। जमींदारों के नीचे अनेक कभी कभी 400 तक गांव होते थे, तो इसके लिए वो क्या करता था, भूधरती व्यवस्था अपनाता था। फिर वो अपनी जमीन को अन्य उपदारों को बांट देता, जो उप जमींदार होते थे उन्हें भी आगे वो बांट दिया करता था। यानी वो क्या करते थे, वहां से जो जमीनें वो आके उप जमींदारों को देता था, वो वहां से राजस्व संग्रह करके इस जमींदार यानी जो राजा या तालुकदार होते थे उनको देते थे और वो कंपनी तक पहुंचाने का कार्य करते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का क्या कर लेते थे, रूप ले लेते थे। फिर क्या करती थी, कंपनी सम्मता पर कुल मांग निर्धारित करती थी, यानी कुल कितना टैक्स लेना है, कुल कितनी कर लेना, जो भूमि कर है वो कितना लेना है उसको कंपनी निश्चित करती थी। तदुपरांत यानी उसके बाद में जमींदार ये निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न यानी अलग अलग गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि कंपनी तो पूरे क्षेत्र का अनुमान, अब एक क्षेत्र में हर जगह जमीन एक जैसी नहीं हो सकती, सिंचाई की व्यवस्था एक जैसी नहीं हो सकती, तो इस कारण ये बात जमींदार के ऊपर डाल दे दी जाती थी। कंपनी उसका औसत निकालती थी, जो जमींदार का जो राजस्व संपदा का क्षेत्र होता था या उसका जमींदारी क्षेत्र का औसत। फिर जमींदार ये निश्चित करता था जमीन के उपजाऊपन, उसके सिंचित क्षेत्र के आधार पर और फसल बोने के तरीके के आधार पर और फसल की उपज के आधार पर निर्धारित करता था कि किस गांव से कितना राजस्व लिया जाएगा, फिर उस गांव के अंदर कितने किसान हैं, उन किसान के से वो कितना राजस्व लेगा। इसके लिए वो अपने उप जागीरदार जो होते थे उनके ऊपर वो निर्णय छोड़ देता था, और वो जैसे उप जागीरदार, जैसे आगे हम जोतदार पढ़ेंगे, या आगे जो हम बड़े रेत होते थे धनवान उनको दे देता था, जो आगे सिकमी रेतों को जमीन बंटाई पर या भाग पर खेती करने के लिए दे देते थे, तो वो उनका काम होता था। तो इस तरीके से हर स्तर पर क्या होता था, अपने अपने कर्तव्यों का बंटवारा हो जाता था। जमींदार से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि क्या करता, अदा करता रहेगा, यानी कंपनी को समय समय पर वो राजस्व की राशि देता रहेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। जैसा हमने ऊपर वर्धमान के राजा का देखा था, उसकी संपदा इसीलिए नीलाम कर दी गई थी क्योंकि जो निर्धारित जो राजस्व राशि थी वो कंपनी को नियमित रूप से अदा नहीं करता था, वो राशि कुछ शेष रह जाती थी, बकाया रह जाती थी, और इसी कारण जब ज़्यादा बकाया राशि हो जाती थी तो कंपनी फिर क्या करती थी, उसकी जो संपदा है या उसकी जो जागीरदारी है उसको नीलाम कर देती थी। अब इस तीसरे सब पॉइंट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर साइड में जो कार्नवालिस है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और थोड़ा समझेंगे यहाँ पर। लेकिन कार्नवालिस के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ यहाँ के भारतीय बंगाल के कौन से गवर्नर हुए और जो बंगाल के कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए, फिर भारत के वायसराय वगैरह सारी कुछ मैं यहाँ जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा, जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही काम आएगी, क्योंकि इतनी कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जानकारी इन एनसीईआरटी में नहीं, यहाँ सिर्फ बच्चों के अंदर समझ विकसित करने का कार्य किया गया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे जो बंगाल के पहले गवर्नर कौन हुए थे।
अब देखो बंगाल का जो किला था फोर्ट विलियम, वहाँ के जो गवर्नर होते थे वही उस समय बंगाल के गवर्नर। वैसे बंगाल के जो पहले गवर्नर है वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो 1758 से 1760 तक रहे। लेकिन यह ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध होता उस समय बंगाल के गवर्नर नहीं थे। उस समय यहाँ के जो गवर्नर थे फोर्ट विलियम के वो रॉजर ड्रेक थे, जो 1757 से 58 तक रहे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद में तो अगले जो गवर्नर थे जॉन हॉलवेल, वो जनवरी से जुलाई 1760 तक कार्यवाहक थे। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, उस समय कहाँ के गवर्नर थे? जो फोर्ट सेंट डेविड का जो किला था, फोर्ट सेंट डेविड जो कुडलोर के अंदर स्थित है, दक्षिण भारत के अंदर मद्रास के साइड के अंदर है, वहां के ये गवर्नर थे और वहां से सेना लेकर प्लासी के युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो इनके जाने के बाद जो जॉन हॉलवेल है वो कार्यवाहक गवर्नर रहे जनवरी से जुलाई 1760 के लिए। उसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनकर आते हैं हेनरी वेंसीटार 1760 से 64। इसके दरमियान हम देखते हैं कि जो मीर कासिम के साथ इनकी क्या होती है? संधि होती है। फिर जॉन स्पेंसर जो 1765 से जो क्या थे? यहाँ के कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में रहते। कैसे गवर्नर जनरल के रूप में? वेंसीटार्ड वो किसके रूप में? वेंसीटार्ड के बाद आते जॉन स्पेंसर जो कार्यवाहक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। कब? 1764 है यहाँ पर, 1764-65 में करते हैं। फिर है रॉबर्ट क्लाइव जो 1765 से 1767 दोबारा यहाँ पर इनका पहला कार्यकाल होता है। यहाँ पर ये दूसरी बार जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे आगे। इसके बाद में जो बंगाल के गवर्नर हेनरी वेरेलस्ट बनते हैं, फिर जॉन कार्टियर और उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 1774 तक बंगाल के क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। और उसी के बाद ये 20 अक्टूबर 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग बंगाल के क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल। तो आप यहाँ पर देखना है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब था क्या? 1773 ईस्वी का जो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ में मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत कर दिया गया था। यानी यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी जो प्रभुता है वो उन दोनों के ऊपर स्थापित कर दी गई थी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद जॉन मैक्सफर्सन जो 1785-86 में कार्यवाहक गवर्नर के रूप में इसने कार्य किया था। और उसके बाद में अर्ल या फिर मार्किस कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 तक, ये अभी हम किताब के अंदर भी देखेंगे, इसका फोटो जो मैंने आपको दिखाया था तब ये क्या थे? ये इनका पहला कार्यकाल था। ये भी 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। और ये कब आते हैं? 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और 1793 तक रहते। और सर जॉन सॉर जो 1793 से 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। और सर ए क्लार्क, ये क्या होता है? ये 1798 के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और ये कार्यवाहक होते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्यवाहक गवर्नर जनरल होते हैं। उसके बाद रिचर्ड वेलेजली, ये 1798 से 1805 ईस्वी तक ये क्या होते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल। और इसके बाद ये जो कॉर्नवालिस, मार्किस कॉर्नवालिस, ये 1805 ईस्वी में दूसरी बार बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। लेकिन जल्दी ही इनकी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये एकमात्र जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता है जिसकी समाधि भारत के अंदर स्थित है। यानी इनको मृत्यु के बाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनको क्या किया गया था? दफनाया गया था। इसके अलावा कुछ और मैं जानकारी यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं इनको छोटा कर देता हूँ और साइड में यहाँ पर आपको लिख दूंगा। जैसे कि हम कहेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, मैं फिर से रिपीट करूँगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर, मैं यहाँ आपको बता दूं कि बंगाल का प्रथम
गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था ये गवर्नर जनरल कौन था? अब हम देखेंगे बंगाल का अंतिम, अंतिम यानी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। कौन था? लॉर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, विलियम बेंटिंग, जो कब से कब तक रहे? 1828 से 1833 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ध्यान देना कौन सा चार्टर एक्ट है? 1833 के जो चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। किस अधिनियम से बना? 1833 का चार्टर एक्ट था, उस एक्ट के अधीन इसको क्या बना दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और इसी 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यानी कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी को भारत के अंदर जो राजनीतिक सत्ता है उस सत्ता को क्या करना था? संभालना था। अब देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखेंगे, प्रथम तो देख लिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। अब हम देखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आप अपने पास नोट्स हो तो उसमें लिख दीजिए, जो 1856 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। फिर हम देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो वो यही था लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल एवं वायसराय बनाया गया, जो 1858 से 1862 ईस्वी तक अपने पद पर रहा। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? भारत का, ध्यान देना, अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो वो था मार्क्विस ऑफ लिनलिथगो, या मैं लिख देता हूं लिनलिथगो। ये जो था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा वायसराय था। उसके बाद फिर से इसका पद नाम क्या हो गया? बदल गया। जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार को चलाने वाला व्यक्ति था उसका पद नाम फिर बदल गया। अब उसका पद नाम गवर्नर जनरल तो वो कहलाता था, लेकिन वायसराय के साथ में उसका एक नया शब्द जुड़ गया 1835 के अधिनियम के द्वारा, वो क्राउन का भी। पर लिनलिथगो ये पहला था और अंतिम कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कुछ और इसमें क्वेश्चन है, जैसे भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का जो वायसराय कह सकते हैं, या गवर्नर जनरल और वायसराय और क्राउन का प्रतिनिधि कह सकते हैं, तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और जबकि भारत का पहला भारतीय वायसराय, पहला और अंतिम भारतीय वायसराय या भारतीय गवर्नर जनरल था, तो वो कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब हम अपनी बुक्स के ऊपर वापस लौट जाते हैं। तो अब जो ये साल्च कॉर्नवालिस है, साल्च कॉर्नवालिस जो 1738 से 1805 तक ये भारत के अंदर है, इनके दो समय के अंदर इनका टाइम पीरियड अभी हमने देखा। 1785 में थॉमस गैंसबोरो द्वारा चित्रित इनका एक चित्र बनाया गया, जो एक चित्रकार थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का क्या था? कमांडर था। और जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये कॉर्नवालिस था। और आपको पता है कि जो
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इसकी क्या हुई थी, हार हुई थी। और 1781 ईस्वी के अंदर इसने क्या कर लिया था, अमेरिकी जो फौजें थी उनके सामने इसने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। और जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो इसने कंपनी के प्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रखी थी कि वो क्या मांग थी कि मैं भारत तब आऊँगा जब जो यहाँ की भारत की मुझे गवर्नर जनरल के साथ में मुझे जो भारत के अंदर कंपनी की सेना उसका सेनापति भी बनाया जाए। और इसके अलावा मुझे ये भी दिया जाए जो यहाँ पर कंपनी की जो परिषद थी कलकत्ता के अंदर जो रहती थी, उस परिषद अगर मेरे किसी निर्णय को क्या कर दे, उस निर्णय को खारिज कर दे, तो मैं अपने विशेष परिस्थितियों के आधार पर उसके विरुद्ध भी मैं जा सकता हूँ। यानी ये मुझे विशेषाधिकार दिया जाए कि उसके निर्णय को मैं क्या कर सकूँ, पलट सकूँ। और कंपनी के डायरेक्टरों ने उसकी ये बात को स्वीकार करने के बाद यहाँ भेजा। और इसके लिए कंपनी के डायरेक्टरों ने एक 1786 में एक कानून बनाया था। उस कानून के द्वारा सेनापति और गवर्नर जनरल का पद एक कर दिया और गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में जो यहाँ की गवर्नर की परिषद होती थी उसके निर्णयों की अवहेलना भी कर सकता था, यानी उनके निर्णयों को पलट भी सकता था। अब हम आगे देखेंगे, तीसरा सब पॉइंट है राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे। आखिर जो राजस्व राशि का भुगतान क्यों नहीं करते थे जमींदार लोग, क्यों समय पर नहीं देते थे, क्यों उसको बकाया कर देते थे, उसके बारे में हम देखेंगे। कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, यानी उसे हमेशा के लिए जब उसको नहीं बढ़ेगी तो जमींदार सुरक्षित रहेंगे और अपने भविष्य की योजनाएं बना पाएंगे। वे अपने निवेश पर प्रतिफल यानी लाभ की प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यानी वो क्या करेंगे, निवेश यानी पैसा लगाएंगे, जमीन के अंदर पैसा लगाएंगे, कृषि के अंदर सुधार करेंगे। तो जिससे किस लिए सुधार करेंगे, ताकि उससे प्रतिफल यानी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और वो लाभ उनके पास में रहे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में 10 वर्ष का समय होता है में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही बरतते रहे, यानी समय पर जमा नहीं करवाते थे। जो भूमि कर था, जो राजस्व की दर थी, वो जो राजस्व की राशि थी वो जमा नहीं करवाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की जो बकाया रकमें हैं वो बढ़ती जाती थी। आगे हम देखेंगे जमींदारों की असफलता के कई कारण थे, यानी जमींदार समय पर जो राशि क्यों नहीं जमा कर पाते थे, क्यों रकम जो होती थी वो बकाया रह जाती थी, उसके कारण देखेंगे। जैसे इसका पहला कारण है कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती में विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती। और इस अप्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व की मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील भी दी कि ज्यों ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों का बोझ सने सने यानी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसका पहला कारण यही था कि कंपनी तो हमेशा के लिए निश्चित कर रही है कि जब तक कंपनी का राज रहेगा तब तक वो एक समान राजस्व की दर रहेगी, उसमें कभी भी भविष्य में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो कंपनी ये विचार कर रही थी कि आने वाले समय के अंदर राजस्व में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कृषि भूमि का विस्तार भी हो सकता है, कृषि के अंदर सुधार भी हो सकता है और जो कृषि वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ भी सकती है और जिससे जमींदारों की आय बढ़ेगी, जमींदारों किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन कंपनी का हिस्सा तो वही रहने वाला, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो कंपनी ने क्या किया, पहले से ही बहुत ज़्यादा जो राजस्व की दर है वो निश्चित कर दी, यानी जितनी राजस्व की मांग जमींदारों से की गई थी वास्तव में उसकी वसूली हो ही नहीं सकती थी। तो जमींदार आखिर जमा करे तो करे कैसे, और किसान भी जमींदारों को दे तो दे किस आधार पर, उतना उत्पादन तो जमीन से होना चाहिए। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण हम ये देखेंगे, दूसरा कारण देखेंगे कि ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। जिस समय ये व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी उस समय ये की गई, और जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत नीची थी, बहुत कम कीमतें थी, कृषि का मूल्य बहुत ही कम था, यानी जो फसलें थी फसलों का मूल्य बहुत ही कम था। तो इस कारण जिससे रेत यानी किसानों के लिए जमींदारों को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था, क्योंकि जब किसान की आखिर जो आय होती किससे थी, जो खेती से होती थी, फसलों से होती, और फसलों की कीमत ही इतनी नहीं थी कि वो राजस्व जो जमींदार का जो राजस्व है उसको चुका पाए। और जब जमींदार समवे किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता, यानी किसानों से जब राजस्व जमींदार के पास आ ही नहीं सकता, तो वो आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि अदा कैसे कर सकता है। हम जैसे एक मारवाड़ी में कहावत है
कि जब तक होदी में पानी नहीं आएगा तब तक होदी के आगे एक बना होता है कुंडी टाइप का, तो उसमें पानी आएगा कैसे, यानी उस आगे जो होदी के आगे कुंडी बंदी उसमें पानी तभी आता है जब होदी में आता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब तक किसानों के पास में इतनी आय है ही नहीं कि वो जमींदार को समय पर उसकी राशि का भुगतान कर पाए, तो जमींदार उसका कंपनी का भुगतान कर ही किस पर आएगा, जमींदार तो आखिर रैयत यानी किसान पर ही तो निर्भर था। तीसरा हम देखेंगे राजस्व असमानता ने एक जैसा नहीं था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व को ठीक समय पर भुगतान करना था। यानी फसल अगर जमाना अच्छा रहा, अच्छी फसल हो, पैदावार हो गई, तब भी समय पर वो राजस्व भुगतान करना और उतना ही भुगतान करना था। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे बाढ़ हो गया, अतिवृष्टि हो गई या फिर ओले गिर गए या सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में फसल अगर खराब भी हो जाती थी या फिर फसलों को कोई रोग लग गया तब भी भुगतान समय पर करना जरूरी था, जबकि किसान उसका भुगतान जमींदार को नहीं कर पाते थे। यानी ऐसा कह सकते हैं जमींदार किसानों से समय पर उस भूमि कर की वसूली नहीं कर पाता था। वस्तु सूर्यास्त सिद्धांत, जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था, ये नियम था। और इसी कारण अधिकतर जो जमींदारियां थी उनको निश्चित जो नीलाम कर दिया जाता था। चौथा इसका कारण था इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया। क्यों कर दिया, मतलब उससे जो न्याय करने का अधिकार था और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था यानी जो सेना वगैरह का था वो अधिकार उससे ले लिया गया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रैयत शब्द का अर्थ। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था, जो अध्याय 8 में हम और देखेंगे जब हम मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते, मतलब वो खुद खेती नहीं करते थे। रैयत लोग होते थे वो जमीन को खुद नहीं जोतते थे, उसमें खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि वो सिकमी रैयत जो इन रैयत से छोटे होते थे उन्हें आगे पट्टे पर दे देते थे, मतलब उन्हें आगे हिस्से पर दे देते थे, आधे हिस्से पर दे देते थे। कोई अलग अलग, जैसे वर्तमान के अंदर भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बारिश के मौसम में जब दूसरे की जो जमीन का मालिक होता है उसकी जगह कोई बंटाईदार खेती करता है तो उसको 1/2 यानी 50% यानी आधा हिस्से पर उसको खेती करनी होती थी। और अगर वो अपनी तरफ से खर्चा लगाता है तो उसका हिस्सा परिवर्तित हो जाता है। अगर सारा खर्च भी कौन लगाता है, जमीन का मालिक लगाता, तो वो उसका हिस्सा 1/4 हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग, तो उन किसानों को बंटाईदार या उस समय उनको सिकमी रैयत कहते थे। यानी रैयत के बाद में बहुत सारी जमीन होती थी, वो खुद खेती नहीं करते थे, वो आगे बंटाईदारों को जिनको सिकमी रैयत कहा था उनको खेती पर जमीन दे देते थे। ये आगे हम अभी देखने वाले हैं। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती है, ऐसा नहीं थी कंपनी जमींदारों को महत्व नहीं देती, पर उन्हें कंपनी नियंत्रित यानी अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, वो उनके नियंत्रण से बाहर न जाए और खुद कंपनी के लिए ही वो कहीं समस्या उत्पन्न न कर दे। तो इसके लिए उन्हें विनियमित करना भी और उनकी सत्ता को, किसकी, जमींदारी की सत्ता को कंपनी को अपने वंश में रखना चाहती थी और जमींदारों की स्वायत्ता को वो सीमित करना चाहती थी। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, इसके लिए कंपनी ने जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। यानी उनको कहा कि अब सुरक्षा वुरक्षा का काम आपका नहीं, वो हम करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा करना हम काम करेंगे। और सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। पहले जमींदार क्या होते, जमींदार के सीमा से कोई भी व्यापारी कारवा वगैरह गुजरते थे या लोग वगैरह गुजरते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको शुल्क देना पड़ता था सीमा पर। अब वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी ये भी मानती थी कि व्यापार इससे खर्चीला हो जाता है और व्यापार में जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा भी उत्पन्न करता है। और उनकी कचरियां, किसकी, जमींदारों की अलग कचरियां होती थी, वो उसमें न्याय प्रदान करते थे, इससे उनके अपने लोगों पर उनका प्रभुत्व होता था। तो कंपनी के द्वारा वो कचरियां भी हटा दी गई और उन कचरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया। यानी न्याय और जो शांति व्यवस्था और सुरक्षा का जो दायित्व था वो कंपनी ने ले लिया और इनको कह दिया कि आप सिर्फ कर संग्रह करता हो, आप खेती पर ध्यान दीजिए और खेती से टैक्स वसूल करके हमें दीजिए। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था की शक्ति भी छीन ली गई और समय के साथ साथ कलेक्टर कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर कर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरीके से सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, दो तरफा काम किया। एक तो जमींदारों को क्या कर लिया था, बिल्कुल ही शक्तिहीन कर दिया था, ताकि भविष्य के अंदर वो कंपनी के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करे, उसको विद्रोह का सामना नहीं कर पाए।
इसके लिए उसकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया और साथ में जो न्याय की शक्ति जिसके द्वारा लोगों का उसे समर्थन प्राप्त होता था, लोगों के अंदर उसकी प्रभुता बनती थी, उसको भी समाप्त कर दिया। और दूसरी तरफ उसको एक खाली कमीशन देकर के अपना सामाजिक आधार भी तैयार करने का काम किया, जो आने वाले समय में उसका हमेशा क्या रहेगा, मददगार बना रहेगा। एक मामले में तो यहां तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो कंपनी के एक अधिकारी, कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी अधिकारी को तुरंत एक स्पष्ट आदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो। राजा उस जमींदार के लिए प्रयोग हो तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। जो कुछ भी कदम आपको उठाना वो उठाइए और राजा और उसके अधिकारियों का जो प्रभाव है और उसके जो प्राधिकार है उनको क्या कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। मतलब कि उसका जो क्षेत्र है, उसका जो जागीरी वाला क्षेत्र है, वो जागीरी वाला क्षेत्र क्या कर ले, कंपनी अपने हाथ में ले ले। राजस्व इकट्ठा करते समय जमींदार का एक अधिकारी, जिससे आमतौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको क्या कहते थे, अमला कहते थे, यह ध्यान रखना। वैसे देखो अमला का अर्थ होता है, ये मतलब एक अमला एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी दफ्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों का वह क्या, कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दल या समूह होता। अमला का मतलब क्या होता है अरबी भाषा में, कि किसी दफ्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों का दल या समूह के लिए। तो वैसा ही जब अब एक अधिकारी आएगा, बड़ा अधिकारी राजस्व इकट्ठा करने के लिए, उसके साथ लठेठ भी होंगे न, उसके साथ हिसाब रखने वाले बतिक्सी वगैरह सब कुछ होंगे न, कलर वगैरह, तो इसलिए उसको अमला कहा जाता था। वो गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी, यानी हर वर्ष राजस्व संग्रहण करने में समस्या आती थी। कभी कभी तो खराब फसल या नीची क्या होती थी, कभी कभी फसलें खराब हो जाती थी, या फिर फसलों की जो कीमतें हैं वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, कीमतें बहुत ही गिर जाती थी। कीमतों के कारण क्या होता था, किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था, यानी किसान समय पर अपनी जो बकाया राशि है, जो भूमि कर है, उस टैक्स को वो नहीं दे पाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रेत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। रेत यानी किसान क्या करते थे, उनके पास पैसा होता था, सब कुछ होता था, फिर भी वो भुगतान नहीं करते थे। और धनवान रेत जो पैसे वाले हो गए थे, और गांव के जो मुखिया, जैसे मुखिया में कौन थे, जोतदार थे। इसके अलावा जोतदार मतलब ये शब्द किसके लिए हुआ, काश्तकार के लिए भी हुआ, या हम ऐसा कह सकते हैं वो आसामी जो दूसरों की भूमि पर क्या करता, खेती बाड़ी करता, उसको जोतदार कहते। क्योंकि यहाँ जमीनें तो इनकी नहीं थी, जमीनें वो किससे, कंपनी ने कर संग्रह के रूप में किसको दी, जमींदार को, और जमींदार से ये जमीन प्राप्त करते थे। इसके अलावा मंडल, जमींदारी को जो जमींदार होता था उसको परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। परेशानी कैसी, जब जमींदार समय पर कंपनी को जो अपना राजस्व था, जो उनकी राजस्व मांग थी वो जमा नहीं करवा पाता था, तब कंपनी उसको वारंट निकालती थी, या फिर उसकी जागीरदारी को क्या करती थी, नीलाम करती थी, या उसको चेतावनी देती थी। तो इस चेतावनी में जब जमींदार प्रसन्न होता था तो ये जोतदार और मंडल, ये जो लोग होते थे, ये बहुत ही खुश हुआ करते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि जमींदार से जो सैन्य व्यवस्था और साथ में उससे जो न्याय व्यवस्था, वो दोनों ही उससे छीन ली गई थी। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, अगर वो जैसे जो रेत वगैरह होते थे वो जमींदार को समय पर अगर टैक्स या जो भूमि कर है वो नहीं देते थे, तो उनको ऊपर क्या कर सकता था, अधिक से अधिक जो जमींदार क्या कर सकता था, उन पर मुकदमा कर सकता। मतलब न्याय की प्रक्रिया लंबी थी, बहुत लंबे समय तक चलती रहती थी। और आगे जब ज़्यादा कुछ इनके ऊपर दबाव डालते तो ये जो रेत जाकर के क्या कर लेते थे, फौजदारी जो न्यायालय होता था या फौजदारी थाना होता था, उसमें जाकर के जमींदारों के खिलाफ ही केस कर लेते थे कि वो तो हमारा अपमान करते हैं, हमारी पिटाई वगैरह करते हैं, इस तरीके से। तो मुकदमा लंबे समय तक चलता रहता था, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाता था। 1798 ईस्वी में अकेले बर्दमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थी, यानी लंबे समय तक उनका कोई निपटारा नहीं होता था। अब हम देखेंगे जोतदारों का उदय। तो जोतदारों का उदय, उससे पहले ये थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं। ये आप जो महल, ये जोतदार का ही एक घर है, यहाँ पर साइड में इसके बारे में बताया भी गया है
कि बंगाल के गांव का दृश्य जॉर्ज चिनरी जो एक चित्रकार था उसके द्वारा 1820 में चित्रित किया गया। चिनरी भारत में 23 वर्ष 1802 से 25 तक रहा और इस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए जिसमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदर्शियों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया जो उन दिनों जोतदार या साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। जो आप यहाँ देख सकते हो आम लोगों के घरों के मुकाबले बड़ा होता था और एक से ज़्यादा मंजिल का ये हुआ करता था और उसके पास में भी अन्य लोग नौकर के रूप में क्या करते थे, कार्य किया करते थे। अब हम देखते हैं जोतदारों का उदय किस तरीके से हुआ उसके बारे में। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, यानी वो समय पर कंपनी को क्या कर रहे थे, जो राजस्व है वो जमा नहीं करवा पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो जागीरदारी वो बार बार क्या हो रही थी, नीलाम हो रही थी। और दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। उसमें से एक थे जोतदार फ्रांसीसी बुकानन। हालांकि इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांसीसी बुकानन के बारे में के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिसे जोतदार कहा जाता, विशद विवरण देखने को मिलता था। इन बुकानन ने क्या किया था, बुकानन ने इससे पहले 1800 ईस्वी में मैसूर का जो भूमि है उसका सर्वेक्षण किया था, जबकि 1807 से 1814 तक इन्होंने बंगाल में भूमि का क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। तो इसी दरमियान उन्होंने जो विवरण लिखा उसी में हमें जोतदार के बारे में देखने को मिलता और इसका एक जो स्रोत है वो भी हम आगे अभी देखने वाले हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे अपने अधीन कर लिए, यानी अर्जित कर लिए वो, और वो भी क्या, जितना उनको पटा दिया जाता उससे ज्यादा थे। स्थानीय व्यापार और साहूकारों के कारोबार पर भी इनका नियंत्रण था, यानी स्थानीय व्यापार करते थे उनमें ये निवेश करते थे और साहूकार यानी जो लोगों को उधार देने का कार्य भी ये करते थे। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। आखिर गरीब काश्तकारों को जब जरूरत होती थी तो वो कहाँ पर जाते थे, जब पैसे वगैरह की आवश्यकता होती थी तो गरीब काश्तकार किसके पास जाते थे, इन्हीं जोतदारों के पास जाते थे और जोतदार उनका क्या कर लेते, थोड़ी बहुत सहायता भी कर लिया करते थे। यानी गरीब काश्तकार एक तरीके से जोतदारों पर निर्भर थे और इसी कारण जोतदार इन गरीब काश्तकारों पर अपनी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा हिस्सा बंटाईदारों यानी अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था। मतलब ये खुद खेती नहीं करते थे, जो खुद अपने हल लाते थे और खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे दिया जाता। आज भी ऐसा ही होता है, जैसे वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। जैसे बारिश के मौसम में ऐसे आधे जो मटाई पर लोग खेती करते थे वो भी इसी टाइप से करते। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक क्या थी, प्रभावशाली थी। क्यों? क्योंकि जमींदारों के विपरीत जो शहरी इलाकों में, जमींदार तो क्या थे, ग्राम वाला इलाका जो उसका जागीर का क्षेत्र, उसको छोड़कर शहरों में, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में शानदार जो महल बनाए हमने आगे देखे थे, बनाकर वहां रहने लगे और उन्होंने अपने आदमी छोड़ दिए यहाँ पर, जो उप जमींदार उनके भरोसे में जमींदार को छोड़ दिया। तो इस कारण उनका प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ के लोगों से संपर्क कट गया, क्योंकि लोगों को लगने लग गया कि यार अपने को तो जब सुख दुख या किसी काम में थोड़ा बहुत काम आता तो ये जोतदार ही आता, वो कोई जमींदार तो कभी उन्होंने शकल भी नहीं देखी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, जमींदारों का लोगों पर प्रभाव नहीं था, जबकि जोतदार जो गाँवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों को काफी बड़े वर्ग पर उनके सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी कभार उनकी वित्तीय मदद भी कर दिया करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर विरोध करते। जब भी जमींदार क्या करता था, लगान की राशि को बढ़ाने का प्रयास करता था और वास्तव में कई बार सही भी होता था, जब मूल्य भी बढ़ जाता था, इसके अलावा जो जमीन का उत्पादन भी बढ़ जाता था और जितनी जमीन वो देते उससे ज़्यादा जमीन खेती के लिए योग्य हो जाती थी, फिर भी जब जमींदार बनना चाहता था तो ये जोतदार उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। और अब आगे देखेंगे वो किस तरीके से ये विरोध करते थे और अपनी ताकत का एहसास भी जमींदार को करवाते थे। तो जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से भी जोतदार रोकते थे। जो रेत उन पर निर्भर थे, किस पर, जोतदारों पर, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे, यानी संगठन बनाते थे उनका। और जमींदार को राजस्व के भुगतान के लिए जानबूझकर देरी कर खुद तो नहीं देते थे और दूसरे अपने पक्ष के रेतों को भी कहते थे, उनको भी प्रोत्साहित करते थे, आप भी राजस्व का भुगतान मत कीजिए। सच तो ये है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की, यानी इनके पास पैसा होता था फिर भी नहीं करते थे। यहाँ हम स्रोत भी बाद में हम देखेंगे। जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उनकी जमीनों को क्या कर लेते थे, खरीद दिया करते थे।
उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती मतलब ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। और प्रभावशाली बनकर उभरने का कार्य था मतलब था उनके पास अब धन संग्रहित हो रहा था। कुछ जगहों पर वे हवलदार कहा जाता था उन्हें, और कुछ अन्य स्थानों पर उन्हें गांठीदार और मंडल कहा जाता था। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके उदय से जमींदारों के जो अधिकार का कमजोर पड़ना भी असंभावित था। ये तो था ही कि ये तो होना ही था। जब ऐसे कोई शक्तिशाली अन्य वर्ग आएगा तो पहले से मौजूद शक्तिशाली वर्ग का क्या होगा, कमजोर पड़ना लाजिम ही है। यहाँ हम इस चार्टर को आप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, इस श्रृंखला को दिखाया गया कि किस तरीके से ये टैक्स वसूल, सबसे ऊपर कंपनी का राज, उसके नीचे जमींदार जो अपने गांवों पर नियंत्रण रखता था, उसके नीचे रेत और सिकमी रेत, यानी सिकमी रेत खेती करते थे। खेती करके ये क्या करते थे, जो भूमि कर है वो किसको दे देते थे, रेत को दे देते थे, यानी जो भी इनका आधा हिस्सा था वो रेत को, और रेत जो भूमि कर है वो किसको देते थे, वो हिस्सा जमींदार को, और जमींदार वो किसको दे देता था, कंपनी को। और कभी कभार क्या होता था, जो जोतदार, जो धनवान रेत व्यापारी या महाजन यानी साहूकार, वो सभी इस जोतदार के अंदर आते थे। वो क्या करते थे, कभी जैसे अब ये इसकी जमीनों पर खेती करते थे, रेत की जमीनों पर ये खेती करते थे, ये टैक्स किसको दे देते थे, रेत को दे देते थे, और रेत आगे किसको, जमींदार को, जमींदार को। और जब कभी रेत ये जोतदारों की जमीन पर खेती करते थे तो ये अपना टैक्स जोतदार को देते थे, और जोतदार किसको, जमींदार को दे देता था, और जमींदार कंपनी को दे देती थी। इसके अलावा जोतदार अपनी जमीनों को सिकमी रेतों के माध्यम से खेती करता था, और उनसे अपना हिस्सा प्राप्त करके फिर आगे जमींदार को दे देता था। यहाँ पर दिया कि जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए और गांवों पर राजस्व संबंधी मांग जमा निर्धारित करने के लिए क्या था, जिम्मेदार था। यानी क्या था, जमींदार से ही कंपनी टैक्स लेगी। कंपनी को टैक्स कौन देगा, जमींदार। कंपनी रेतों से या सिकमी रेतों से या जोतदार से टैक्स की मांग नहीं करेगी। अब ये जमींदार का काम है कि उनसे कितना और किस तरीके से टैक्स वसूल करें, और टैक्स की जो मांग है वो रेतों से किस तरीके से निर्धारित करे, ये जमींदार का काम था। राजस्व का प्रत्येक छोटा या बड़ा रेत जमींदार को लगान क्या करता था, अदा करता था। छोटा बड़ा मतलब ये जो जोतदार हो, रेत हो या कोई भी हो। जोतदार अन्य रेतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते, जैसे सिकमी रेत वगैरह थे। रेत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन सिकमी रेतों को लगान पर दे देते थे, और सिकमी रेत किसको लगान देते थे, रेतों को लगान देते थे। तो इस तरीके से एक कड़ी थी जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक जो लगान है वो पहुंचती थी। इधर हम एक जो स्रोत देख लेते हैं, ये दिनाजपुर के जोतकार का बुकानन। हालांकि बुकानन के बारे में तो हम आगे देखेंगे विस्तृत रूप से। ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के अंदर, जो वर्तमान बांग्लादेश के अंदर, जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध यानी विरोध करते थे और उनकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे, यानी उसका पालन नहीं करते थे, उसकी शक्ति को नहीं माना करते थे, वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे। भूस्वामी कौन, जो जमींदार के लिए प्रयोग होता। लेकिन ये स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये लोग नहीं होंगे तो आखिर जमीन की जो जुताई कौन करेगा, मीडियन का कार्य, क्योंकि बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता है। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते थे और बहुत ही हटीले और क्या होते थे, जिद्दी होते थे, और ये जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वंश नहीं चलता। किस पर, जोतदारों के ऊपर, जो हमने ऊपर भी देखा। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही देते थे, यानी पूरी जमा नहीं करते थे, और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती थी। यानी कभी भी पूरा जो लगान है वो जोतदार जमींदार को नहीं देते थे। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से भी ज्यादा जमीन थी। जितना पट्टा कौन जारी करता था, जमींदार जारी करता था कि कितनी जमीन किसके हक में रहेगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जमीनें जोतदार अपने हाथ में रखा करते थे। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते, तो वे तुरंत इसकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना यानी पुलिस थाना या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते और कहते कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते और जोतदार छोटे छोटे रेतों का राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते। मतलब इनके स्रोत से ये पता चलता है कि जमींदार को क्या जो लगान वसूल करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उनके बारे में बताया जाता है, और किस तरीके से जोतदार लोग जो शक्तिशाली बन गए थे और वो लगान देने में किस तरीके से अड़ंगेबाजी किया करते थे। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्या ऐसा ही चलता रहा? ऐसा तो नहीं चला। जमींदारों की तरफ से भी क्या किया जाएगा, प्रतिरोध यानी प्रोटेस्ट किया जाएगा। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त भी नहीं होती, यानी उनकी भी अभी भी महत्वपूर्ण स्थिति थी। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने उन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल दिए।
अब जमींदारों ने देखा कि जोतदार वगैरह या बड़े जो रेत थे वो इस तरीके से विरोध करते हैं और उनसे तो कभी पूरी मात्रा में जो लगान है वो वसूल नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपनी के जो जमींदारी है उसको कैसे बचाएं। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कुछ हथकंडे अपने, उन्हीं हथकंडों को यहाँ देखेंगे। नए संदर्भ में नई रणनीतियां बना ली गई, किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। उसमें एक थी फर्जी बिक्री, एक ऐसी तरकीब योजना थी जिसमें कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने ये निर्णय ले रखा था स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, मतलब स्त्रियों की संपत्ति को कभी नीलाम नहीं किया जाएगा। तो कंपनी के इस नियम का इन्होंने फायदा उठाते हुए कि यार बार बार ये जमीन नीलाम हो जाती है, अपने आदमियों के माध्यम से इसको खरीदना पड़ता है, तो क्यों ना ये ज़मीन माता के नाम से ही कर लिया काफ़ी, ताकि वो ज़मीन कभी उनके हाथ से नहीं जाएगी। अगर लगान होगा जो या राजस्व मांग बकाया भी रह जाएगी। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलाम की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया, जो हमने ऊपर भी देखा था। कैसा जोड़ तोड़ किया वो यहाँ देखते हैं। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर उन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया, यानी उनका भुगतान नहीं किया, और भुगतान न की गई बकाया राशि क्या हो गई? इसके कारण बढ़ती ही चली गई, क्योंकि उसका समय पर भुगतान किया ही नहीं। जब भू राजस्व का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर खरीद लिया। अब जब किसी ने जैसे उसका 50,000 बोली लगा दी, तो ये जमींदार ने अपने आदमियों के माध्यम से उसकी 60,000 लगवा दी। उन्होंने 65 लगवाई थी, उन्होंने 70, ऐसे करते मतलब बोलियां चढ़ाते चढ़ाते आखिर इतनी बोली लगा दी कि बाकी लोग थक गए। बाकी लोग वास्तविक से ज़्यादा बोली नहीं लगा पाए। तब जमींदार के लोगों को ही कंपनी को मजबूर होकर के वो जमीन वापस नीलाम करनी पड़ी। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से फिर से उन्हें जिस बोली पर उन्होंने लगाकर उनको जमीन को वापस बोली लगाकर जब उस जमीन को प्राप्त किया था, भू संपदा को प्राप्त किया था, और उसके जो राशि निर्धारित की गई वो देने से फिर इनकार कर दिया जब इनको भू संपदा प्राप्त हो गई। इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा, यानी फिर से उसकी अंग्रेजों को बोली लगानी पड़ी। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने उसे खरीदा और फिर एक बार जो खरीद की जो रकम है वो अदा नहीं की गई, यानी जो राजस्व है वो जमा नहीं करवाया जमींदारों ने। इसलिए बार बार जो उसी एक ही भूखंड की बार बार नीलामी करनी पड़ी और ये प्रक्रिया बार बार दोहराती जाती थी। अनंत गोता राजा और नीलामी के समय बोली लगाने वाले दोनों ही थक गए, और जब किसी ने बोली नहीं लगाई फिर सारे हो गए कि यार ये वही ज़मीन इन्हीं के पास रहती है, और बाकी लोगों को लग गया कि हम अगर ज़्यादा बोली लगाएंगे तो हमसे ज़्यादा तो ये लगा देंगे, ये जो राजा है ये अपने आदमियों के माध्यम से लगा लेगा, तो ज़मीन तो हमारे हाथ में आने वाली नहीं। कई बार ऐसा वो ट्राई भी कर चुके थे, तो उन्होंने भी बोली लगाना अब छोड़ दिया। तो पीछे बोली लगाने वाला एक मात्र रह गया, और वो कौन था? यही राजा था, यही जमींदार था। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जब किसी ने बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर, यानी पहले जिस कीमत पर इस जमींदार ने शुरुआत में इसमें पासी, उससे भी कम कीमत पर फिर से कंपनी को इसे जमींदार को ही, जो पुराना जमींदार था उसी को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग अदा नहीं करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार किसी मामले में इकट्ठी की हुई बकाया राजस्व की राशियां वसूल कर पाती थी, बाकी हमेशा उसको ऐसा नहीं होता था। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच में बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिसमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की। अब बेनामी क्या, यहाँ पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया बेनामी का मतलब क्या होता है। तो बेनामी का अर्थ है गुमनाम, यानी हिंदी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनके असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। यानी उसको खरीदार कोई होता जो बैकग्राउंड में रहता, पर्दे के पीछे, वो सामने नहीं आता, वो कोई अपना मोहरों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के वो मोहरा बनाकर उनके नाम से वो संपत्ति वगैरह का अधिग्रहण होता है। जैसे आजकल बड़े बड़े जो लोग हैं, धनवान लोग होते हैं, ऐसी फर्जी कंपनियां बनाते हैं, तो वो इसी तरीके से बेनामी और फर्जी तरीके से इतने लोग क्या होते हैं जो धनवान बनते चले जाते। तो ऐसा पहले भी किया करते थे। अब वापस हम उसी जगह चले आते हैं। यहां पर हम देखेंगे अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिससे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों से की गई कुल बिक्रियों से 15% सौदे उसमें से क्या थे? नकली थे। मतलब वो किसके द्वारा लगाए गए थे? ऐसे ही फर्जी लोग, यानी जमींदार ने अपने ही व्यक्तियों के माध्यम से लगवाए थे।
जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते, यानी जमींदार क्या करते थे, सारे हथकंडे अपनाते, लेकिन वो हथकंडे इनके फेल हो जाते। उनके आदमियों नौकरों के माध्यम से भी जमीन जब उनके पास नहीं आती थी, तब वो क्या करते, जब नया व्यक्ति होता था तभी उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिलता था। यानी ये लोग विरोध करते थे। कैसे करते थे, कभी तो पुराने जमींदार लठियाल, ये शब्द आगे हम देखेंगे, नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर उस क्षेत्र से भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने जो रेत यानी किसान बाहरी लोगों यानी नए खरीदारों के लोगों को जमीन में घुसने नहीं देते थे। क्यों नहीं घुसने देते थे, उसका भी यहाँ कारण बताया गया। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे, और ये मानते थे कि पुराना जमींदार ही उसका अन्नदाता, अन्नदाता मतलब अन्न को देने वाला। ये प्रारंभ में राजा लोग वगैरह बड़े लंबे समय से चलती आ रही थी, तो उनको अपना अन्नदाता मानता और वे ही उसकी प्रजा। और वास्तव में अन्नदाता तो कौन था, रेत था, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता था क्योंकि जमीनें वगैरह सारे अनाज पर उन्हीं का ही अधिकार माना जाता था। जमींदारी की बिक्री से उनके तादाप्य और गौरव को भी नुकसान पहुंचता था, और इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए। ये बात बड़ी, कोई भी व्यक्ति होगा किसी से संबंधित है, वो उस जमींदार से संबंधित होकर अपना क्या था, गौरव मानता था। अगर उसको बार बार बेचा जाता और नए नए उसके मालिक आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका जो उनके साथ तादाब्य है उसको भी नुकसान पहुंचता है और उसके गौरव को भी चोट पहुंचती है, उसका भी क्या होता है, अपमान होता है। अब हम आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति आ गई, इसलिए जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए। मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, मतलब अब क्या हुई, फसलों की कीमतें बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया। तब जमींदारों ने वापस अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया। फिर देखा ना, कलकत्ते जैसे बड़े बड़े नगरों में जाकर रहने लगे। राजस्व भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ सरकार की तरफ से लचीला बनाया, कुछ छूट भी दी गई, जो बकाया वकाया था उसमें छूट दी गई थी। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और मजबूत होगी। अब मतलब जोतदारों की स्थिति कम हो गई, जमींदारों की स्थिति मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1730 के दशक की घोर मंदी, विशेष रूप से ये 1930 की है, 1929 के अंदर ये जो मंदी प्रारंभ हुई थी, दौर की घोर मंदी के हालत में अनंत जमींदारों का भट्टा ही बैठ गया। फिर कीमतें गिर गई, अब जमींदारों की स्थिति खराब हो गई। और फिर क्या, जोतदारों ने देहात यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पांव मजबूत कर लिए, यानी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया। किसके मुकाबले, जमींदारों के मुकाबले, जबकि जमींदारों का प्रभाव क्षेत्र में घट गया था। 5वीं रिपोर्ट पढ़ने से पहले हम यहाँ पर साइड में एक फोटो दिया गया, इस फोटो को देख सकते हैं, जो राजा मेहताब चंद का है, जो 1820 से 1879 तक हुए थे। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब तेज चंद बर्दमान के राजा थे। उनके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्दमान की जमींदारी खूब फली फूली, जो भी हमने देखा, इस तरीके का खूब प्रयोग इन मेहताब चंद द्वारा किया गया और इन्होंने राजा की जगह महाराजा की उपाधि धारण की। मेहताब चंद ने संतालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे कि हमें जमींदारों के रूप में एक ऐसा वर्ग मिल जाए जो हमें सामाजिक आधार प्रदान करे और हम विभिन्न प्रकार के होने वाले विद्रोह में हमारी क्या करे, सहायता करे। तो वो ऐसा ही वर्ग था और उसी में से एक थे राजा मेहताब चंद। अब हम देखते थे 5वीं रिपोर्ट। अब 5वीं रिपोर्ट में क्या था, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम जिन परिवर्तनों की चर्चा करें उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है। सन 1813 में ब्रिटिश संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। ये उन रिपोर्टों में 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप यानी उनके क्या क्या कार्य किए के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित ये रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की थी। इसमें 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के रूप में थे, जिनमें क्या था, जमींदारों रेतों की अर्जियां थी। जमींदारों ने क्या अर्जियां की थी, सरकार ने, रेतों ने, किसानों ने सरकार से क्या अर्जियां लगाई थी, क्योंकि सभी लोग क्या करते थे, अपने फायदे के लिए क्या करते थे, अपनी मांगे सरकार के सामने भेजा करते थे। इसके अलावा भिन्न भिन्न जिलों के, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जो जिले थे, उन जिलों के जो कलेक्टर थे, जो क्या करते थे, राजस्व को एकत्रित किया करते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, या नीलामी वगैरह कराया करते थे। तो उन्होंने रिपोर्टों में क्या लिखा, राजस्व विवरणियों से संबंधित जो सांख्यिकी जो तालिकाएं थी, जो आंकड़े थे, और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां भी इसमें शामिल की गई। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड में उनके क्रियाकलापों पर बारीक से नजर लगी, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी एक लोगों का ऐसा वर्ग था, उन्होंने कहा था कि कंपनी बहुत ही शक्तिशाली बन रही है और भारत में ये भ्रष्टाचार और लूट खसोट से कंपनी और उसके व्यक्ति अनैतिक कार्यों से समृद्ध हो रहे, तो सरकार का इस पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। उन पर चर्चा की जाती थी और ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे
जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का क्या करते थे, विरोध करते। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द किया जाए जिसके तहत कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। जो ब्रिटिश महारानी की तरफ से इनको एकाधिकार दिया गया था भारत के साथ व्यापार, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और ऐसा किया भी गया। इसके लिए क्या किया गया, एक 1813 को जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार उसमें कटौती की गई थी, उसमें कमी की गई थी। अब बाकी कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, केवल चाय पर कंपनी का जो एकाधिकार था। इसके अलावा चीन के साथ जो व्यापार उसके लिए कंपनी का जो एकाधिकार बने रहने दिया गया। और इसके बदले में कंपनी को भारतीय जो राजस्व था उससे 10.5% जो लाभांश है वो देना निश्चित किया गया था। चलो यहाँ देख लिया। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ, जिसको इंटरप्रोलर कहा जाता था, जो निजी व्यापारी होते थे, साथ होने वाले व्यापार में क्या करते थे, हिस्सा लेना चाहते थे। और वे ब्रिटेन के उद्योगपति और ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलाने के लिए उत्सुक थे। और इसका इधर ही एक कारण भी था। इधर जो नेपोलियन था, नेपोलियन जो सारे रास्तों को ब्लॉक कर रहा था, उसने महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा इंग्लैंड का अन्य क्षेत्रों में होने वाला व्यापार भी प्रतिबंधित कर लिया था। तब इन लोगों ने ये कहा था कि हम बाकी जगह व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो भारत के साथ में हमें व्यापार करने दिया जाए, चीन के साथ हमें व्यापार करने दिया जाए, और जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी उसके व्यापारिक जो एकाधिकार को समाप्त किया जाए। कई राजनीतिक समूह का तो ये कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, वो संपूर्ण ब्रिटिश सम्राट जो राष्ट्र को नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इस कंपनी का जो एकाधिकार है उस एकाधिकार को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वहां की संसद में भी कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटिश के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। एक तरीके से क्या किया गया था, जो जनमत को तैयार किया गया था। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं सदी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए और कंपनी को बाध्य किया गया कि वो भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करें और कंपनी कामकाज की जांच के लिए कई समितियों का क्या करें, नियुक्त करें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक पहले लठियाल शब्द आया था जिसका शाब्दिक अर्थ होता वो व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लट्ठे या डंडेबाज पक्षधर होते थे, जो ये गुंडे रूप में ये प्रयुक्त थे, ये काम आते। एक यहाँ पर ये अंडुल राजमहल आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अंडुल राजमहल, ठीक है। तो ये अंडुल राजमहल क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाला है, उससे मतलब एक युग विशेष की जो घटना है उसको दर्शाने वाले हैं, जो कि क्या है, जमींदारों के रहस्य की पत्नोत्मुख वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की फिल्म जलसाघर की शूटिंग इसी जो अंडुल राजमहल में की गई थी। अब ये जलसाघर फिल्म है जो कब आई थी, 1958 के अंदर आई थी और ये एक ताराशंकर बंदोपाध्याय थे, उनका उपन्यास था जलसाघर, उसके ऊपर ये अभिनय, उसके ऊपर इसको बनाया गया था इस फिल्म को। तो हम वापस यहाँ से पढ़ रहे थे, इस लाइन को आप देख लीजिए। सरकार ने क्या किया कि भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे, कौन, कंपनी, और कंपनी के कामकाज की जांच के लिए कई समितियों की यहाँ पर क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। अब देखते हैं उसमें एक रिपोर्ट थी, ये 5 रिपोर्ट जो पढ़ रहे, 5 रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति द्वारा ही तैयार, जो विभिन्न समितियां की उसमें से एक समिति थी जिसका नाम था प्रवर समिति, उसने तैयार की। ये रिपोर्ट बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का कारण बनी, क्योंकि इसमें काफी बातें सच्ची थी लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें भी इसमें लिखी गई थी। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इन्हीं 5 रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही, लेकिन बाकी स्रोतों का हमने अध्ययन नहीं किया था। 5 रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य तो बहुमूल्य, लेकिन ऐसी सरकारी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखी हर चीज सत्य हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति क्या थी उसको सरकार अपने हिसाब से लिखती थी। हमें ये जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी, आखिर उसका मोटिव क्या रहा होगा। तो वो मोटिव भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा जब इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। वास्तव में आधुनिक शब्दों से पता चला कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें काफी सारे साक्ष्य बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए झूठे हैं। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों और जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की, तो काफी कुछ तथ्य सामने आए।
उनसे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए, इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है। अतिरंजित का मतलब बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, जो उतना नहीं था हकीकत में। और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीन खोते जा रहे थे उनके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, जबकि जमींदारों उतनी जमीन में नहीं खोते जा रहे थे, उनकी स्थिति भी मजबूत थी, उनका काफी सामाजिक आधार भी था। जैसा हमने देखा कि जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी बचा लेते थे, जबकि इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार किया करते थे, अधिक राजस्व इनसे लिया करते थे, जिससे जमींदार अपना जो बकाया या फिर अपनी लगान नहीं दे पाते थे, और उसकी जमींदारियां किस तरीके से उनसे हड़प ली जाती थी और उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था। चलो अब इसके ऊपर एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम यहाँ पर देखने का कार्य करेंगे। ये यहाँ पर दी गई। उसके बाद में हम आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। काफी लंबा हुआ क्योंकि पहला पार्ट था, तो इसलिए थोड़ा लंबा होगा। स्रोत 2 पांचवी रिपोर्ट से उद्धृत वो देखेंगे। जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलाम के बारे पांचवी रिपोर्ट में क्या कहा कि राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था। राजस्व था वो क्या था, समय पर वसूल नहीं किया जाता, और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी कर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203, ये स्थानीय वर्ष कौन सा, बंगाली कैलेंडर है। अब आपको पता बंगाली और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें कितने वर्ष का अंतर होता है, 493 या 94 वर्ष का अंतर होता है। आप देख सकते हो 1203 से लगाकर जो ये जो स्थानीय जो बंगाली कैलेंडर है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो 1796-97 बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन। कैसी जमीन, अब देखो यहाँ शब्द आपको ध्यान रखना है। विज्ञापित, विज्ञापित का मतलब होता है जिसको सूचित किया गया, या जिसकी हम कह सकते हैं सूचना की गई, जिसके बारे में पहले आगाह किया गया किसी को। जमीन की निर्धारित राशि जुम्मा 28,70,061 सिक्का रुपए थी, और वो वास्तव में 70,90,416 रुपए में क्या कर दी गई थी, बेच दी गई थी। ठीक है ना, यानी उससे कम मूल्य में बेचती। और 14,18,756 की रुपए की राशि जुम्मा के रूप में उसमें से क्या हो गई थी, प्राप्त हुई थी। जुम्मा मतलब जो निर्धारित राशि के रूप में इतनी ही प्राप्त हो सकी। तो यहाँ पर ये बीच में जो शरण हो रहा था उसका कारण यहाँ पर बताया। स्थानीय संवत 1204 में तदनुसार 1797 ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है में 26,67,191 सिक्का रुपए के लिए जमीन विज्ञापित की गई। ठीक है, और जबकि 22,74,076 सिक्का रुपए की जमीन बेची गई यानी नीलाम की गई, और क्रय राशि 21,47,580 सिक्का रुपए थी। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे, यही थे जो राजा वगैरह जमींदार या तालुकदार थे। ये थे नदियार, राजशाही, बिशनपुर, ये सभी बंगाल के जिले आदि के राजा। साल दर साल इनकी जागीरों के टूटने जाने से इनकी हालत भी बिगड़ गई, यानी इन्होंने सामाजिक आधार खो लिया, इनकी जो आर्थिक हालत है वो भी कमजोर हो गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा। ये बड़ा चढ़ाकर किनको, जमींदारों। और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो ये कुछ बड़ा चढ़ाकर इन्होंने वर्णन किया, जिसमें इन्होंने जमींदारी के पतन को दर्शाया है अतिरंजित तरीके से, और यहाँ अधिकारियों द्वारा किस तरीके से कठिनाइयां उत्पन्न की जाती थी उसके बारे में किया गया। तो आज के इस जो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुदाल और हल इसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।